हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक टेंथ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक्स का है, उसको आज डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या और व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन। मैं एक बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था हमारे देश में 1991 में, तभी ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन आया है। ठीक है, 1991 में जब एलपीजी का रिफॉर्म हुआ था तो एलपीजी का मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि मतलब हमारा जो इकोनॉमी था वो ओपन इकोनॉमी हुआ था। मतलब हमारा जो इकोनॉमी था वो बाहर के इन्वेस्टर को बुलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही थी और हमारा रुपीज़ भी डिवैल्यू होता चला जा रहा था। तो इसके बाद ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारे देश में एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा, है कि नहीं, क्या दिखा, ग्रोथ दिखा। तो आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि 1991 में एलपीजी का रिफॉर्म हुआ था, जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, और वहीं से वर्ड ग्लोबलाइजेशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे देश में और इंडियन इकोनॉमी में, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है तो हम आगे अभी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी करने वाले हैं क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ वगैरह 2-3 दिनों में, तो वो चीज़ भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे आज इस वाले चैप्टर में। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, किस तरीके से प्रोडक्शन चलाया जाता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, और इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, की एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किस तरीके से प्रोडक्शन को पहुंचाया जाता है और लिंक कैसे किया जाता है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को एक साथ, मार्केट जैसे अमेरिका का मार्केट है वो इंडियन मार्केट से कैसे दोनों को एक तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, मतलब साथ में लाया जाए। ऐसा इंटीग्रेट का मतलब कि जो सामान यहाँ मिल रहा है वो सामान वहाँ भी मिलेगा, तो इंटीग्रेशन हो गया है कि नहीं। तो एक तरीके से क्या, ग्लोबलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, के ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर इनेबल्ड किया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डब्ल्यूटीओ, जो हमारे देश में आया था बहुत अच्छे तरीके से, और वो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता है दो कंट्री के बीच में, उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, की ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री में इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या अभी स्ट्रगल है, क्या क्या चीज़ दिक्कत आ रही है, और किन किन चीज़ों में और भी ध्यान देना होगा हमारे देश को या ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड को। ठीक है, तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट डू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक ही है हमारा क्या, कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो देखो ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स इंटीग्रेटिंग, मतलब इंटीग्रेटिंग एंड और interconnecting the economy of the country with the economies of the other countries under the condition of free flow of trade, service, technology, capital and movement of people। मतलब सारा चीज़, अगर आप कोई दूसरे कंट्री को, मतलब कोई फॉरेन कंट्री को अपने देश में, अपने डोमेस्टिक कंट्री में आने के लिए आप एक तरीके से छूट दे देते हैं, ताकि फॉरेन का जो भी कंपनी है वो आपके कंट्री में आकर इन्वेस्ट करे या फिर कोई प्रोडक्ट को इनफ्लो करे, तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होना चाहिए, कैपिटल पूंजी, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आसानी तरीके से हो पाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब क्या, लेबर वगैरह दूसरा कंट्री जाके काम कर सकता है या दूसरे कंट्री के लेबर हमारे देश में आके काम कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन द डिफरेंट कंट्रीज नोन एज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के मार्केट से ट्रेड करता है कोई भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब आता है क्या, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज लेड एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड का जो डेवलपमेंट किया गया है, फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट किया गया, वो आखिरकार किसके द्वारा किया गया था, शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और कब किया गया था ये भी मैं बता देता हूँ, 1950 में। 1950 में और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो उस समय से हमारे देश में कहीं ना कहीं एक फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। और इसके थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कंट्री कैन मेक एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आप अगर विदेश में आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। आप सेल्फ कंज्यूम नहीं कर जा रहे। एक है क्या कि पैसा आपने कमाया और सारा खा गए, खा गए, इसका मतलब क्या है कि वो पैसा आपका एक तरीके से
ज़्यादा फ्यूचर में आपको डेवलप नहीं कर पा रहा है कि नहीं, अगर आप सेव करके नहीं चल रहे हैं तो सेव कब होगा, जब आप नेचुरल रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। इट कैन एक्सपोर्ट इट सरप्लस प्रोडक्शन, और सरप्लस जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग सही तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। फर्दर थ्रू द इफेक्टिव रेगुलराइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, प्राइसेस वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में हुआ, और वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन से किया गया। प्लानिंग कमीशन बाद में चलकर क्या बन गया, नीति आयोग। मतलब अभी क्या है, वो नीति आयोग है। ठीक है, ये आप लोग छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो आई होप सो ये व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन को कौन किस तरीके से रेगुलेट किया शुरुआत से, वो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि नीति आयोग कि जो प्लानिंग कमीशन पहले था, अब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग ट्रांसफॉर्म कर लिया गया। तो कब किया गया भाई, प्लानिंग कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पर ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा नीति का फुल फॉर्म है, और आयोग तो होता ही है। तो नीति आयोग ये हमारा एक तरीके से लोगो है नीति आयोग का। तो 1951 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, और उसको रिप्लेस कौन किया, अभी नीति आयोग किया, जो कि बहुत अच्छा एक बॉडी है, जो कि हमारा एक 2015 में रिप्लेस किया। तो आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर नीति आयोग क्या काम करता है कि ग्रोथ पर काम करता है, डेवलपमेंट पर काम करता है, कि हमारे देश का ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़े। तो नीति आयोग क्या है, एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, कि मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत एक अच्छा पब्लिक पॉलिसी को बनाने वाला थिंक टैंक है, जो सोचता है, और गवर्नमेंट इसी के हिसाब से काम करती है। मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन गवर्नमेंट को देखकर या गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसे रेगुलेट कर चलती है, और ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे, मतलब सब लोग सही और साथ में मिलकर चलें, और ताकि स्टेट को भी साथ में लेकर चला जाए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन पहले बनाता था, और डायरेक्टली जाके क्या होता था कि वो प्लान दे देता था स्टेट को कि आप लोग ये लागू कीजिए, आपके राज्य में ये लागू होना है। लेकिन जब से नीति आयोग आया तो उसने क्या करा, यूजिंग बॉटम टू अप अप्रोच। मतलब क्या कि बॉटम टू अप अप्रोच मतलब क्या, नीचे जो स्टेट है ना, स्टेट 1 स्टेट 2 बहुत सारे स्टेट हैं हमारे देश में, तो उनसे क्या करता है कि आप उनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूछता है। अब इनसे रिक्वायरमेंट पूछकर फिर नीति आयोग क्या करता है, थिंक करता है कि भाई हाँ आपको ज़रूरत है कि नहीं, और ज़रूरत होगा उसी के हिसाब से बाद में फिर इन लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। द 7 पिलर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग 7 पिलर्स के रूप में काम करता है। प्रो एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी होगा प्रो पीपल्स के लिए, पार्टिसिपेशन, एम्पावर कर सके, इंक्लूजन ऑफ ऑल, सारे लोग इंक्लूड हो, चाहे वो हायर क्लास के लोग हो या लोअर क्लास के या पुअर पीपल्स हो। फिर इक्वालिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी, काम में बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो छुपा रुस्तम के जैसा भारत सरकार कुछ भी काम कर रही है और वो जनता को पता नहीं चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आप लोग नीति आयोग की वेबसाइट पर nitiayog.gov.in पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, पूरा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद एक वर्ड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्ड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। अगर इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है लार्ज स्केल पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं, ताकि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो और मजबूत हो पाए, और सेकेंडरी सेक्टर जितना मजबूत होगा उतना हमारा देश एक प्रोडक्शन हब बन पाएगा, मतलब प्रोडक्शन कर पाएगा और फिर एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आई होप सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। अब आता है क्या, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो अगर ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ना होता ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता कि आज हम लोग इस जगह पर खड़ा नहीं हो रहे थे। क्यों, क्योंकि एमएनसीज जो होता है वो एमएनसीज क्या करता है कि हमारे देश का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करता है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पर कोई भी क्वेरी है, कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से करना है, आप लोग डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा 24/7 अवेलेबल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो अभी हम लोग बैक टू द टॉपिक। एमएनसीज क्या होता है, एमएनसीज इन्वेस्ट मेड बाय द एमएनसीज। पहले ये बात मैं बता देता हूँ कि एमएनसीज होता क्या है। मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर कोई एक
कंपनी का, जैसे मान लो कि इंडिया में है, ठीक है, अब इंडिया में कंपनी का जो हेड ब्रांच है, मतलब हेड क्वार्टर इंडिया में है, लेकिन और सारा उसका ब्रांच एक कनाडा में है मान लो, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है और एक मान लो कि यूएसए में है। तो मतलब अलग अलग जगह पर उसका क्या है कि इंडस्ट्री चल रहा है, उसका अलग अलग ब्रांच है, और लेकिन वो कंट्रोल एक जगह से हो रहा है, कहाँ से, इंडिया से, या फिर वो डोमेस्टिक कंट्री से कंट्रोल हो रहा है, कोई भी कंट्री से। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल। कि वो जो कॉरपोरेशन है, वो जो कंपनी है, वो मल्टी नेशन में है, मतलब बहुत सारे देशों में वो काम कर रहा है। तो अगर बहुत सारे देशों में काम करता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंट्री के प्रोडक्शन में ला सकता है कि नहीं। अब बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा किया जाता है डोमेस्टिक कंट्री में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो आपके देश में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लाएगा, एम्प्लॉयमेंट लाएगा। MNCs play a major role in the process of rapid integration of interconnection between the countries। और जो रैपिड इंटीग्रेशन है दोनों कंट्री को, कोई भी कंट्री को कनेक्ट करने का, वो MNCs बहुत अच्छे तरीके से करता है। Now more regions of the world are in the closer contact with each others and a few decades back। पहले देखते थे कि उतना कंट्री कनेक्ट नहीं होता था एक कंट्री दूसरे कंट्री से, लेकिन जब से MNCs वगैरह आ गए हैं तब से कंट्री बहुत आसानी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। MNCs प्ले अ मेजर रोल इन इंडियन इकोनॉमी बाय सेटिंग अप द प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज। और लोकल कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मान लो कि इंडिया में कोई इंडिया की छोटी कंपनी को है, अब मान लो कि बाहर की एक कंपनी आई और उसको कहीं ना कहीं पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, और MNCs आकर इन्वेस्टमेंट पैसा दिया, और ये ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन कर रहा है, और लार्ज प्रोडक्शन कर रहा है तो हमारे कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, इसको भी फ़ायदा हो रहा है। क्यों? तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मनी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बाइंग न्यू मशीन्स फॉर द फास्टर प्रोडक्शन, नया मशीन्स ला सके, है कि नहीं। दूसरा देखो, कारगिल फूड, आपके NCERT में एग्जाम्पल भी दिया है, कारगिल फूड अ लार्ज अमेरिकन MNCs, एक लार्ज अमेरिकन MNCs है, वो बॉट स्मॉलर इंडियन कंपनीज लाइक अ पराग फूड। और हमारे देश में पराग फूड को परचेज करके कहीं ना कहीं एक फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इन्हांसमेंट करी है, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से ये लेकर चला जा रहा है। तो मतलब क्या, कारगिल फूड आई तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी, तो क्योंकि उसको मार्केट के बारे में पता नहीं है, ज़्यादातर यहाँ लोकल मार्केट को पता है, तो ये सब सारी चीज़ें देख कर चली जाती है। फिर क्या, रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रैपिड इंफॉर्मेशन, तुरंत कम्युनिकेट करना, टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना, और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है MNCs, है कि नहीं। क्योंकि टेलीफोन, मोबाइल आर वेरी यूजफुल, ताकि वो रिमोट एरिया तक सारी चीज़ें पहुंच सके। तो वो चीज़ करने का काम किसका है, MNCs का काम है, और बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहा है। फर्दर इट प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में गुड्स तो बन ही रहा है अब, लेकिन साथ ही साथ जो सर्विस दिया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, जो भी MNCs के द्वारा। और इन कंपेयर टू, मतलब जो स्मॉलर स्केल दिया करते थे, तो स्मॉलर स्केल के साथ मिलकर MNCs वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, और उसी तरीके से लिंक भी किया जा रहा है हमारे कंट्री के प्रोडक्शन यूनिट से, और ताकि एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो MNCs का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या था कि भाई ग्लोबलाइजेशन का आखिरकार इम्पैक्ट भी था हमारे देश में, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मैनीफोल्ड, बहुत अलग अलग तरीके से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, कि एक देश से दूसरे देश में किस तरीके से कनेक्ट हुए लोग, और साथ ही साथ एक दूसरे कंट्री के बारे में जानने लगे। टूरिज़्म भी बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन से, है कि नहीं। अब टूरिज़्म बढ़ा है, तो टूरिज़्म वगैरह बढ़ने से भी हमारे देश में बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, तो पहली बात क्या, MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 15 ईयर। 15 साल से जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। और इंडियंस ऑल्सो, मतलब क्या, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज फॉर इंडियंस ऑल्सो, कि ये पूरे कंट्री के लिए भी हुआ है, और पूरे ग्लोबल के लिए, मतलब पूरे ग्लोबल के लिए भी ये फ़ायदा हुआ है, और हमारे देश को भी, मतलब इंडिया को भी बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, जब से ये MNCs वगैरह इन्वेस्ट करने लगे हैं। लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल टू दिस इंडस्ट्री हैज़ प्रॉस्पर्ड। और ये क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनी रॉ मटेरियल छोटी छोटी कंपनी से लेते हैं, स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनीज को भी फ़ायदा होता है कि नहीं। बट एक जगह नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा,
हैव फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, लेकिन गरीबी का जो प्रॉब्लम है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं सॉल्व कर पाया। क्यों? क्योंकि गरीब और गरीब होते चले गए, पुअर और पुअर होते चले गए, और जो रिच था वो और रिच होता चला गया। मतलब ये चीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। एंड इट हैज़ वाइडन द गैप बिटवीन रिच और पुअर, और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, रिच और जो पुअर के बीच में जो गैप है वो और धीरे धीरे इनलार्ज होता चला गया, इनलार्ज होता गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या है, क्यों किसकी वजह से? क्योंकि ये एमएनसीज वगैरह ज़्यादा फेवरिज्म और ये कुछ पॉलिटिक्स की वजह से भी। मनली स्किल्ड इन एजुकेटेड क्लास कैन बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, जो मनली जो स्किल्ड होंगे और जो एजुकेटेड होंगे उनको ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिलता था। एंड देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस ऑफ कंज्यूमर विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स, और फ़ायदा क्या हुआ कि आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे मार्केट में आ गया है, और उससे कहीं ना कहीं क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है हमारे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स फ्री, अभी हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस करा था एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। तो एलपीजी मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या है कि जो भी बैरियर है गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा इम्पोज ना किया जाना, पूरा मार्केट पर छोड़ देना, एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन। लेट्स अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू एग्जांपल्स। एक फॉरेन ट्रेड का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। चाइनीज टॉयज हैव बिकम मोस्ट पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट बिकॉज दे आर चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइन, है कि नहीं। आज टॉय क्यों इंडिया में ज़्यादा चाइना का बिकता है? क्यों? क्योंकि वो चीप है भाई, वो चीप है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, चीप के साथ साथ वो अच्छे तरीके से वो नया नया डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करता था। तो कहीं ना कहीं क्या लोगों को ज़्यादा पसंद आता था। नाउ द इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयस, और अभी के मामले में जो इंडियन बायर्स हैं उनके पास ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉय है एट अ लोअर प्राइस। साइमल्टेनियसली चाइनीज टॉय मेकर गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड अ बिजनेस, ऑन द अदर साइड इंडिया टॉय मेकर फेसेस अ लॉस। और इसके चक्कर में क्या हो गया, इंडिया का जो चॉइस है, इंडिया का जो मेकर है उसे लॉस सहना पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब ये नहीं है कि भाई आपका जो इकोनॉमी है वो मतलब आपका जो इंडियन इकोनॉमी है या कोई भी अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी वो भी बढ़ेगा। इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी कब बढ़ेगा? जब आप उसको उसी तरीके से लेकर चलेंगे तब। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा, बहुत और एक इम्पैक्टफुल बॉडी है जो हमारे देश के इकोनॉमी को या पूरे देश के इकोनॉमी को जो वर्ल्ड लेवल पर होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। या क्या वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेट किया जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत अगर दो कंट्री के बीच में आए, कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में कोई दिक्कत आए, तो इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके इंटरनेशनली, है कि नहीं। अगर स्टेट में प्रॉब्लम है तो उसको तो सॉल्व हमारे देश के अंदर ही होगा, लेकिन अगर दो कंट्री के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो WTO सॉल्व करेगा, अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो। World Trade Organization has started an initiative in the developed economies and main objective of World Trade Organization is to liberalize, ताकि लिबरल कर सके, फ्री कर सके सब लोगों को कि कोई भी कहीं भी अब ट्रेड कर सकते हैं एज पर द लॉ। तो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से मेंटेन रहे। इट ऑफिशियली कमेंस्ड इन 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था, ठीक है। एंड 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था, माराकास एग्रीमेंट, और उसको रिप्लेस किसके थ्रू किया गया कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखो पहले इसका नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये याद रखना है। WTO का पुराना नाम क्या था, गैट, ठीक है। दैट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 1948, और जो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो ये भी सारी चीज़ें क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, WTO। अब WTO इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विथ 164 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP, जो कि 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल GDP यहाँ से होता है। देखो 202 कंट्री के आसपास है, तो उसमें कहीं ना कहीं 164 इसके मेंबर हैं जो कि ट्रेड करते हैं इनके साथ मिलकर, यह एक रेगुलेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एंड फैसिलिटेट
द इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करके चला जाता है। देखो भाई, आप लोगों को मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हर एक लाइन में एक नई नई चीज़ें समझने को मिल रही हैं, तो आप ताकि उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कर पाएँ। विथ इफेक्टिव कॉपरेशन इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, देखो यूएन का सिस्टम है जो कि इफेक्टिव रहा है हमारे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यूएन का सिस्टम क्या है कि यूएन सब लोगों को इंटरनेशनल पीस मेंटेन करके चलता है, सिक्योरिटी मेंटेन करके चलता है। कोई भी पॉलिसी गड़बड़ हो जाए तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद अ ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, और एक इकलौता ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से चलता है। मेन फंक्शन क्या है, ताकि वो ट्रेड जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री स्मूथली हो सके और फ्रीली हो सके एज पॉसिबल, कि जितना अच्छे से हो सके और जितने आसानी तरीके से लोग उसका लुत्फ उठा सकें, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आता है कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड वेयर WTO इज हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और ये एक यूनिक प्लेस है विथ मेनी यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जो उनके बॉडीज़ वगैरह सारे यहाँ मिल जाते हैं, जो यूएन के बॉडीज़ हैं, अलग अलग 6-7 बॉडीज़ हैं, ठीक है। आई होप सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आ गया होगा क्यों ये ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट कर रहा है। अब सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए हमारी कंट्री के रिस्पेक्टिव से, तो आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा। एट प्रेजेंट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग अ स्पेशल स्टेप, हमारे देश में बहुत स्पेशल स्टेप लिया जा रहा है टू अट्रैक्ट अ फॉरेन कंपनीज, ताकि फॉरेन कंपनीज आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें। फॉरेन कंपनीज अगर जितना हमारे देश में आएंगे, और उसके लिए क्या डेवलप किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसा जोन होता है जहाँ पर फॉरेन कंपनीज आकर आराम से ज़मीन खरीद सकते हैं, कौन, फॉरेन कंपनी, और वहाँ पर ज़मीन वगैरह कोई भी रूल्स वगैरह ज़्यादा टाइटली पैक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा पेपर वर्क फटाफट हो जाएगा, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है 24/7, टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा से रहेगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह रहेगा, रोड वगैरह वहाँ जाने के लिए अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर जहाँ जोन बनाया जाएगा इकोनॉमिक जोन, और रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी रहेगा टू अट्रैक्ट MNCs एंड द अदर कंपनीज, ताकि अदर कंपनीज और MNCs अट्रैक्ट हो सकें और हमारे देश में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो ये बात है। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन है पोज अ मेजर चैलेंज टू द स्मॉल प्रोड्यूसर, और स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स के लिए एक मेजर चैलेंज हो गया जब से ग्लोबलाइजेशन आया है हमारे देश में, क्योंकि वो उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हार्ड ड्यू टू द कॉम्पिटिशन, क्यों, क्योंकि कंपटीशन आ गया। अब भाई MNCs वगैरह कूदेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी शार्क होंगी, वो क्या करेंगे, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सेवरल ऑफ द यूनिट हैज़ बीन शट डाउन, रेंडरिंग मेनी ऑफ द वर्कर्स जॉबलेस। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि मशीन्स वगैरह रोल प्ले में आया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसको भी थोड़ा सा सरकार को लेके चलना चाहिए। अराउंड 20 मिलियन, बोला क्या गया, 20 मिलियन ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ स्मॉल इंडस्ट्री। हमारे देश में 20 मिलियन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ पर हैं, हमारे देश में जो स्मॉल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयज दिस डेज प्रीफर एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी, और इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिला है, और दिस मीन्स वर्कर्स हैव अ नो सिक्योर जॉब, और इसकी वजह से क्या है कि जो वर्कर्स को वो सिक्योर जॉब नहीं मिला है। हम लोगों ने कहानी भी, अगर आप NCERT पढ़े होंगे तो NCERT में कहानी भी था, 35 years old सुशीला गॉट अ जॉब आफ्टर सर्चिंग फॉर अ 6 month, 6 महीने के बाद, एंड शी हैज़ अ टेम्प्रोरी जॉब। सुशीला के पास टेम्प्रोरी जॉब था, शी डिड नॉट गेट अ बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, बोनस वगैरह नहीं मिलता था। अ डे ऑफ वर्क मीन्स नो वेजेस। Competition among the garment workers has allowed MNCs to make a large profit, but a workers denied to a fair shares of अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे देखा कि भाई सुशीला जैसे थी, सुशीला को जॉब ढूंढने में बहुत अच्छा नहीं लगा, और कहीं ना कहीं ये अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और एक ऑर्गेनाइज होता है, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में दोनों साथ में लेकर चला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि एक तरीके से उसको फ्रीडम होता है कि हर एक चीज़ करने के लिए, और हर एक चीज़ वो प्रोविडेंट फंड वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ पर। अब आता है क्या, द गवर्नमेंट कैन टेक, अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकता है ताकि वो बेनिफिट करे, ग्लोबलाइजेशन सबके पास पहुँच सके,
चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है। फॉर्मुलेट लेबर लॉस, लेबर लॉ को फॉर्मुलेट करना चाहिए। एंड एफिशिएंट वाटर टाइट टू इंश्योर द राइट ऑफ वर्कर्स, ताकि राइट ऑफ वर्कर्स अच्छे तरीके से डील किया जा सके और वर्कर्स को सही तरीके से मुनाफा या मुआवजा मिल सके। हैव अ पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, और पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे इंटरेस्ट जो भी होगा जो स्मॉल वर्कर्स का अगेंस्ट एमएनसीज, वो चीज़ पूरा हो सके, है कि नहीं। ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी मछली आके छोटी छोटी मछलियों को खा जा रही हैं। ट्रेड बैरियर टू प्रोटेक्ट, और ट्रेड बैरियर लगाना होगा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके डोमेस्टिक इकोनॉमी को फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लगाना चाहिए ताकि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी भी अलाइन हो सके। और अलाइन द अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज टू नेगोशिएट विद WTO टू इम्पोज अ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लाइक इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, और ताकि जो दूसरे कंट्रीज हैं डेवलप्ड इकोनॉमी वो ट्रेड टैरिफ वगैरह ना लगा सकें और हम लोगों को एक्सपोर्ट करने का आज़ादी मिल सके। वो सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती हैं जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि जो रिच और पुअर के पास भी वो ग्लोबलाइजेशन पहुंच सके। फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनेबल्ड किया है ग्लोबलाइजेशन। तो रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट से लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को फ्री किया गया है, लिबरल किया गया है, छूट दिया गया है। हैव अ मेजर फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस हुआ है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं दैट सपोर्ट अ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि कौन कौन सा फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के लिए पॉजिटिव रही, वो सब सारा पॉजिटिव फैक्टर क्या है। तो पहला क्या, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर विद अ व्यू ऑफ अलाउिंग अ फ्री ट्रेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। हमारे देश में ट्रेड बैरियर कम हुआ और उससे कहीं ना कहीं बाहर के देशों से जो सामान और सर्विस आता है वो बढ़ा है और हमारे देश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस लोकल प्रोड्यूसर विद एमएनसीज, बहुत सारे लोकल जो प्रोड्यूसर हैं वो एमएनसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके, है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास हो सके। सम ऑफ द लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स हैव इमर्ज्ड एज एमएनसीज एंड स्टार्टेड वर्किंग ग्लोबली। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि ग्लोबली बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और हमारे देश में भी एमएनसीज का क्रिएशन हुआ है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो आई होप सो ये पूरा चैप्टर आप लोगों का 27-28 मिनट में पूरा क्लियर होगा, और एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और हमारे देश में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा। एमएनसीज का क्या रोल रहा, वो सब सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए ताकि आप लोगों का और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।